जिम्मेवारियां, जो प्रशासनिक जिम्मेवारियां हैं, वो बड़ी मुश्किल होती हैं और आपको एक जिम्मेवारी मिली एसएमएस के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बनने की। जी, दैट वाज माय नाइटमेयर। 50 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन एस्थमा की केयर मैं करीब 65 साल से कर रहा हूँ। मेरी 8वीं क्लास तो ड्रॉप होगी, लेकिन एस्थमा के साथ मेरा संग बना। तो पिताजी ने जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहा, यार तू डॉक्टर बन जा। डॉक्टरी बनने से मेरे को बेहद नफरत। अस्थमा से करीब 46% अस्थमा के जो रोगी होते हैं वो भारत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उस दिनों में सपना होता था कि मेडिकल कॉलेज, और वो भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल जाए, वो मिल गया। जनहित में जो कानून आपने बना के दिया गवर्नमेंट की सहायता से, मुझे लगता है अस्थमा के पेशेंट्स कम होने शुरू हुए होंगे इससे। कहता हूँ कि भाई यू मस्ट बिकम योर ओन डॉक्टर। ड्राइवर की सीट पे आप बैठो, माई रोल इज जस्ट सुपरवाइजर। उसको हम और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें सबसे अच्छी चीज़ जो लगती थी वो लगती थी सिनेमा देखना। ये ज़बरदस्ती उस समय सीएम साहब थे, गहलोत साहब, उन्होंने बनाया। मैं बनना नहीं चाह रहा। आप राजनीति में आए तो क्या वजह रही और फिर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आके वापस चले गए? गलतफहमी होगी। अस्पताल का चैलेंज को बदल सकते हैं तो देश क्यों नहीं बदल सकते? साथियों, मेडिकल बज़ के एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ आज हम उपस्थित हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लगभग अपने 50 वर्षों में 10 लाख से ज़्यादा अस्थमा के और सांस के मरीजों को इलाज दिया, और यही नहीं, 4 उपकरणों का आविष्कार किया, और इसके साथ ही इन्होंने इलाज से संबंधित शिक्षा और उसकी गाइडलाइन जारी कराने में हेल्प की। आज इनको वीरेंद्र सिंह जी के नाम से जाना जाता है जयपुर में, और सबसे कम उम्र के जो डॉक्टर बीसी राय अवार्ड, जो चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बड़े अवार्ड में आता है, से इनको नवाजा गया। हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार सर। भारत में दुनिया के 18% लोग रहते हैं और हर वर्ष अस्थमा से करीब 46% अस्थमा के जो रोगी होते हैं वो भारत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके अंदर। सर, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और उससे पहले मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपकी लाइफ जर्नी के बारे में कि आपकी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? राजीव जी, आपने बहुत ही मर्मस्पर्शी मेरे लिए सवाल पूछा। 50 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन एस्थमा की केयर मैं करीब 65 साल से कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं 5-6 साल का था तो मुझे बहुत तेज एस्थमा था, और उस समय सर्दियों के दिनों को यदि मैं याद करता हूँ तो रात के अंदर बिल्कुल सन्नाटा होता था। 65-66 के आसपास तो 2 ही आवाज़ें आती थी। एक फेफड़ों के रोने की आवाज़ वीज के रूप में सुन, एक बाहर कुत्ते के रोने की आवाज़। ये 2 आवाज़ें मैं सुन के इतना अभ्यस्त हो गया था। और उस समय क्या हुआ, मेरे पिताजी ने, वहाँ सीकर में थे हम, तो बहुत फेमस वैद्य जी थे, उनसे इलाज कराया। उन्होंने प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी इलाज किया था। उन्होंने कहा कि भाई आपको एस्थमा से क्योर होना है तो आप 6 महीने तक लूखी रोटी मुनक्का के साथ खाइए। मैंने पालन किया। पढ़ाई में वैसे थोड़ा कमज़ोर था तो पिताजी ने कहा 1 साल ड्रॉप कर दो, तो पहले स्वास्थ्य लाभ और उसके बाद में फिर पढ़ाई का देखना। हाँ, ये बात तो हुई कि 6 महीने तक पूरी तपस्या के बाद मेरी 8वीं क्लास तो ड्रॉप होगी, लेकिन एस्थमा के साथ मेरा संग बना रहा। तब पिताजी, मैं सारे सब्जेक्ट में कमज़ोर था, मैथ्स बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं साइंटिस्ट बन के और सोचता था भाई कि कुछ करूँगा। पर पिताजी ने जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहा, यार तू डॉक्टर बन जा। डॉक्टरी बनने से मेरे को बेहद नफ़रत थी, क्योंकि मोर्चरी का भयानक लुक, इंजेक्शन रूम का डर, और अस्पताल के अंदर जो फॉर्मेलिन की ऐसी जो स्मेल आती थी, उससे मेरे को मेडिकल अस्पताल से नफ़रत थी। लेकिन पिताजी ने कहा कि देखो, एक तो तुम खुद का इलाज कर लोगे और दूसरा डॉक्टर रिटायर नहीं होते। तो अच्छा, वो आईएएस थे तो उनका थोड़ा सा वैसे भी था। खैर, उस ज़माने में बात भी ऐसी थी कि पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य। तो अनमने मन से मैंने
नफ़रत को मेरी मोहब्बत बना लिया। जो हेट थी डेट टर्न आउट टू बी लव माई लव। और तभी मैंने निश्चय किया कि मुझे एस्थमा का ही डॉक्टर बनना है। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया मेडिकल के अंदर। और जब मैंने MBBS कर लिया तो MD के अंदर कोई एस्थमा का सब्जेक्ट भी नहीं था। तो मैंने MD मेडिसिन के अंदर, उस समय डॉक्टर JP सेठी एस्थमा के डॉक्टर होते थे, उनके अंडर में की। नंबर इतने अच्छे नहीं थे, 40वीं रैंक थी क्लास में, तो अनपेड सीट मिलती थी, FPG बोलते थे, उसके थ्रू मैंने ये की। तब यही सोचा था कि एस्थमा में कुछ करेंगे, कुछ करके और उसकी केयर करेंगे। बहुत अच्छा सर, आपकी जो स्टोरी सुनकर मुझे गूंज फ्लैश हो गया, यानी मेरे रोए खड़े होने लग गए। बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा है अस्थमा के अंदर। एक सर मैं पूछना चाहूँगा कि 1988 के अंदर आप इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड जाने की वजह हायर एजुकेशन थी या कुछ और था? हाँ, आपने राजीव जी, क्या हुआ कि जब मैंने MD की उसके बाद में लकीली मुझे जो उस दिनों में सपना होता था कि मेडिकल कॉलेज और वो भी SMS मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल जाए, वो मिल गया। लेकिन मन बेचैन रहता था कि यार मेरा एस्थमा वाला कहाँ गया। तो मैंने तलाश किया कि एस्थमा में वर्ल्ड के अंदर कहाँ होता है, क्योंकि इंडिया में तो नहीं होता था। तो एन टेटर्सफील्ड का नाम आया, जो कि इंग्लैंड में थी और वो थोरेक्स की एडिटर थी। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मुझे कॉमनवेल्थ फेलोशिप में एस्थमा के अंदर मुझे ये चीज़ करने का मौका मिला। और वहाँ पर मैंने सोचा कि एक पहले 85 में मैं USA गया था, वॉशिंगटन DC में एलर्जी कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो वहाँ डिस्कशन चल रहा था कि एक एस्थमा के इलाज के अंदर प्लेसिबो थेरेपीज हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर है, योग है। तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि योग के बारे में मेरी प्रबल धारणा थी कि ये लाभदायक है। तब वहाँ जब मैं डॉक्टर टेटर्सफील्ड के पास गया तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं ये रिसर्च भी साथ करना चाहता हूँ। तो उनका ठीक है आप करो। बोले काय में करोगे? मैंने कहा साहब योग में करूँगा। उस समय मैंने पिंक सिटी लंग एक्सरसाइजर, जो कि प्राणायाम करने का यंत्र आविष्कार कर लिया था। तो उन्होंने कहा करो। तो वो किया स्टडी। तो वो डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल योग की पहली वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर स्टडी थी। और फिर वो लैंसेट में पब्लिश हुई। तो लैंसेट में पब्लिश हुई तो वो काफ़ी चीज़ें रही। तो मेरा लक्ष्य ये था कि एस्थमा के अंदर बेस्ट एजुकेशन हासिल करूं, ये एक चीज़ थी। तो उस ज़माने में सर इंग्लैंड से डॉक्टर जाते थे तो वापस तो नहीं आते थे, यूजुअली वही नौकरी करते थे। आपका मन नहीं लगा या आपको भारत का प्रेम जाग गया आपके अंदर? हाँ, मेरी वाइफ का तो मन लग गया। वो तो कहती थी कि रुक जाते हैं यहीं। बिटिया भी थी। पर मैंने उस एक साल के दौरान मेरे दिमाग में दो चीज़ आई कि भाई कम से कम जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो है एस्थमा केयर। और मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा मिशन है, वो एस्थमा केयर है। तो उस जुनून को यहाँ तो नहीं, जो वहाँ देश के पेशेंट को ही मैं करूँगा तो अच्छा लगेगा। और इंग्लैंड में मेरा एक और बना कि अपने जो तंबाकू है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, उसको अपन ख़त्म करें। तो ये दो लक्ष्य के साथ मैं रिटर्न कर गया। और अब जैसे कालांतर में देखता हूँ तो उस समय जैसे काफ़ी कुछ मैं संतुष्ट हूँ कि कर पाए। जो एस्थमा के अंदर जो किया, यहाँ की प्रॉब्लम को सुधारने का, यहाँ रिसर्च करके ये पता लगाया कि 50% एस्थमा अनडायग्नोज होता है। एस्थमा को सांस और दमा के नाम से जानते थे, अब पिछले हमारे प्रयासों से 20 साल में एस्थमा को एस्थमा के नाम से जानने लग गए। और ये चीज़ें की। तम्बाकू के अंदर हमने बड़ा प्रयास किया, सैकड़ों लेक्चर्स दिए, पंपलेट बनाए, बुक बनाई, इवन गेम्स बनाए सांप सीढ़ी के, लेकिन असर नहीं हो रहा था। तो उसके अंदर फिर कोर्ट के, हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन लगा दी। और वो रिट पिटीशन लगाई एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो लगा के फिर अल्टीमेटली उसका ये लगा, सारांश में बताऊं
कि उसका नतीजा ये निकला कि इंडिया के अंदर पहला कानून बना कोर्टपा, जो कि हमारी रिट पिटीशन के जो रिपरकशन के साथ के अंदर वो हुआ, और दूसरी रिट पिटीशन लगाई, उसका नतीजा हुआ गुटखा बैन, जो कि इंडिया में हुआ। तो उससे बड़ी संतुष्टि रही। और जनहित में जो कानून आपने बनवा के गवर्नमेंट की सहायता से, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है अस्थमा के पेशेंट्स कम होने शुरू हुए होंगे इससे। हाँ, अस्थमा के पेशेंट तो कम नहीं हो पाए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अस्थमा के पेशेंट की केयर के अंदर इम्प्रूवमेंट आया। और उस केयर के अंदर इम्प्रूवमेंट के अंदर यूजुअली जो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि भाई यू मस्ट बिकम योर ओन डॉक्टर, ड्राइवर की सीट पे आप बैठो, माई रोल इज जस्ट सुपरवाइजर। बहुत अच्छा सर। हर भारतीय डॉक्टर अगर इस सोच से काम करने लग जाए तो मुझे लगता है कि बीमारियां इलाज से तो बेहतर होंगी, इलाज से तो ठीक होंगी, उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस का जो रोल आप लोगों ने प्ले किया उससे निश्चित तौर पर एक बड़े आयाम स्थापित होंगे। सर, एक क्वेश्चन बड़ा दिमाग में आता है, आप जैसे अनुभवी और बहुत पुराने डॉक्टर्स को देखकर कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में बहुत आजकल उथल पुथल हो रही है, उसको हम और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? राजीव जी, मैं अपने जीवन काल के अंदर देखता हूँ तो शुरू में मेरे को जब बचपन में सबसे अच्छी चीज़ जो लगती थी वो लगती थी सिनेमा देखना, और जब मौका लगता तो पिक्चर देखने हॉल में जाते थे। जब मैं लेक्चरर बना, फिर 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया, तो मैं बड़ी जल्दी प्रसिद्ध हो गया। और इवन 1990 के आसपास भी जो मेरा घर पर ओपीडी है वो करीब 100 पेशेंट से ज़्यादा चलने लग गया। अब कठिनाई ये हुई, नाम हो गया, दूर दूर से पेशेंट आते थे, लेकिन एक चीज़ जो रही, पिक्चर नहीं देख पाते थे। तब मन के अंदर ये ख्याल आया कि क्या करें। तो एक कोशिश की कि पेशेंट देखते टाइम इतनी खुशी मिले जितनी कि पिक्चर देखते टाइम मिलती है। तो वो सिस्टम मैंने मेरे प्रैक्टिस में लागू किया, और उससे नतीजा ये निकला कि अब भी मैं पेशेंट देखता हूँ तो मुझे पिक्चर देखने जैसी खुशी मिलती है, और मुझे थकावट नहीं होती। अब भी 12 घंटे 13 घंटे काम प्रतिदिन करता हूँ। तो 2 चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, एक गिव स्माइल गेट स्माइल। नंबर 2, मैं हूँ ना, ये एहसास पेशेंट को दिलाना कि आप घबराओ नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। उसमें सारी चीज़ आ जाती है एथिक्स के साथ में। अब भी जैसे कि राजस्थान हॉस्पिटल हमने 65 साल की एज के बाद पूरी रिस्क लेके बनाया, और अब वहाँ भी जब आईसीयू के बहुत क्रिटिकली इल पेशेंट्स की मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैं ग्रुप काउंसलिंग ही करता हूँ सबके साथ। 20 लोग खड़े हैं, उनके रिलेटिव, उनके सबके सामने सबसे बात करता हूँ, जिससे कि कोई अच्छी बात है हमें तो आप अच्छी बताइए, कोई नेगेटिव तो आप नेगेटिव सबके सामने बताइए, उसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियली मुझे कहा, अरे साहब इतने सबके सामने करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जबकि मेरा जो अनुभव है कि जितना हम पेशेंट से अच्छी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करेंगे उतना ही उनका फेथ जीतेंगे। और अल्टीमेटली जो मेरा लक्ष्य हमेशा ये रहता है कि पेशेंट का विश्वास जीतना, चाहे आपने कुछ भी हो। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ठीक था, प्राइवेट में भी ये है कि लॉस लगे कहीं विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बहुत सही सर। सर, एक तो जैसे आप अस्थमा के डॉक्टर रहे, और एक अच्छे क्लिनिशियन के लिए जिम्मेवारियां, जो प्रशासनिक जिम्मेवारियां हैं, वो बड़ी मुश्किल होती हैं, और आपको एक जिम्मेवारी मिली एसएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनने की, और उसमें इतने चुनौती वाले कार्य जो आपके कार्यकाल में मुझे सुनाई देते हैं, वो आपने बड़े बेहतरीन ढंग से निपटा। ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? राजीव जी, दैट वाज माय नाइटमेयर। हुआ ये कि 11 लाख से ओपीडी बढ़ के 20 लाख हो गया एसएमएस का, क्योंकि फ्री मेडिसिन उसी टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था। और मुझे ज़बरदस्ती, उस समय सीएम साहब थे गहलोत साहब, उन्होंने बनाया, तो मैं बनना नहीं चाह रहा था। उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं
उनका नहीं डॉक्टर साहब आप कुछ समय तो करो। तो पहले 7 दिन मेरे बड़े मुश्किल गए, मेरे को नींद नहीं आई। उसमें क्या था कि सबसे बड़ी चीज़ ये आई कि जो अपने सबॉर्डिनेट और जो अपने कलीग गलती करके आए तो उस गलती को कैसे टैकल करो। तो वो भयानक दौर के अंदर 7 दिन में नींद नहीं आई। तो फिर वो देखा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो उनसे मेरे को मदद मिली। वो अपनी हर गलती को 10 पॉइंट से निकालते थे, मैंने हर गलती को 3 पॉइंट से निकाला। पहला, गलती स्वीकार करना, दूसरा, गलती नहीं करने का संकल्प, और तीसरा, प्रायश्चित। इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करके, और मैंने वो गांधी जी तो खुद पर करते थे, मैंने जो गलती करके आता उसके ऊपर अप्लाई करने लगा। बड़ी सफलता मिली। एक डॉक्टर थे, वो इमरजेंसी ड्यूटी पे नहीं आए, तो उनसे जब कहा तो भाई ये तो गलती है, उन्होंने बहाने बनाए लेकिन फिर स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। फिर मैंने पूछा आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? उनका साहब मेरे को शाम को दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक लेना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा प्रायश्चित के अंदर आप क्या 3 महीने छोड़ दोगे? बोला सर बिल्कुल। उन्होंने मुझे फटाफट SMS किया, मैंने छोड़ दी साहब, और फिर 3 महीने बाद सर अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ऐसे ही एक बड़ी उस समय समस्या निकली कि ठेका कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी तो बहुत मुसीबत हो गई। तभी ETV के पत्रकार थे बाबूलाल दहल, वो आए, बोले कि साहब सुप्रिटेंडेंट साहब आपका आज की हड़ताल के बारे में क्या रिएक्शन? तो अनायास ही पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकला कि भाई ऐसा है, आज SMS की हालत बहुत ख़राब है, और जो भी आप लोग सुन रहे हो और कभी भी आपका कोई ऋण है, मानते हो कि आप SMS के ऋणी हो, तो आप ऋण उतारिए, स्वयं सेवक बन के आइए, वॉलंटियर बन के आइए, और कल से आप काम चालू कीजिए। पहले दिन 50 आए, दूसरे दिन 200 आए, तीसरे दिन तो 500 वॉलंटियर आ गए। उनको जो ठेका कर्मचारी का काम उनको दे दिया। अच्छे संभ्रांत व्यक्ति ट्रॉली खींचते हुए, झाड़ू लगाते हुए ये हुए। वो हड़ताल इस प्रकार सत्याग्रह से टेकल हुई। तो इस तरह के जब काम हुए और ऐसे कोई सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए, जो भी मोस्ट डिफ़िकल्ट, मैं ये कहता था कि मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ जो नहीं हुई वो मुझे बता दो। जो ऑफिसर आगे करता था कि गुडविल तुम्हारी, रिस्क मेरी, तो वो उस चीज़ को लेते थे। 30 साल से प्रमोशन नहीं हुए थे बेसमेंट कर्मचारियों के, उसको कर दिया। एक गामा कैमरा था, वो एक जगह बना के उसको चारों तरफ से सील कर दिया। अनारकली का मकबरा बोलते थे उसको, कि साहब ये इसके हाथ ही नहीं लगाना साहब, ये CBI की जांच हुई है। मैंने 3 कमेटियां बैठाई, रिपोर्ट ली, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें करने से करीब 1.25 साल का वो पीरियड था। तो वो चीज़ बड़ी सफल रही, जो कि तो ये लगा कि आज के दिन भी हम गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स पे चल के उनको समस्याओं को सोल्व कर सकते। बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सही सर। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाननी है, और वो मेरे ख्याल से जनता भी जानना चाहती है। आप राजनीति में आए, क्या वजह रही, और फिर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आके वापस चले गए, वो वजह क्या रही? ये दोनों वजह मुझे जाननी है। राजीव जी, आने की वजह तो ये रही कि जैसा मैं बता रहा था कि SMS में सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए, और वो जो 30 लाख OPD वाले, जो कि इंडिया का बिजिएस्ट हॉस्पिटल था, वो एक लाइन पे आ गया और सुधर गया। तो मन में गलतफहमी हो गई कि जब अस्पताल इतना चैलेंज को बदल सकते हैं तो देश क्यों नहीं बदल सकते। तो उस समय ये परिवर्तन की हवा चल रही थी। तो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने हाँ कह दी। उसके बाद BJP ने भी मुझसे संपर्क किया। CR चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा भाई CM साहब, वसुंधरा जी का मैसेज, आप झुंझुनू से BJP से टिकट पर चुनाव लड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं तो
देश बदलना है तो एक बार ये इधर ही चलूँगा, वो तो ट्रेडिशनल पार्टी है। ऐसे करके चुनाव लड़ा। पता था मुझे हार निश्चित है, लेकिन जो किया वो सिद्धांतों के साथ किया। ये तो बात रही क्यों लड़ा चुनाव। आया अब बात आती है क्यों छोड़ा। मैंने 3 साल तक पूरी शिद्दत के साथ, रेगुलरली, पूरी ताकत के साथ पार्टी में एक्टिव रहा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्टी नहीं है। तो तब फिर लगा कि अब क्या करें, तो फिर ये सोचा कि अब इसको यहीं विराम देते हैं, और फिर जो भी जमा पूंजी बचत थी वो लगा के एक अस्पताल शुरू किया कि अब से मेडिकल पार्टी जिंदाबाद। तो अपना जो समर्पण, अपना जो जुनून है, वो अपने इनिशियल मिशन को ही कंटिन्यू रखेंगे। अपने पैशन को ही अपना बना लिया मेन। बहुत अच्छा सर। कोविड टाइम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपके साथ में। आपने कोविड के समय में, आपके बारे में बहुत सारी बातें आती थी कि आपने जिस डेडिकेशन से काम किया, उससे कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे सर? बड़ा इंटरेस्टिंग है राजीव जी। हुआ ये कि उस समय मेरी उम्र 67 साल थी, 67। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि 60 साल से जितने भी बड़े लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकले। मेरी दोनों बेटियों ने, अच्छा मेरे दोस्त थे वो सब के सब उन्होंने बंद कर दिया काम। दोनों बेटियों ने, वाइफ ने ये कहा कि भाई अब आप भी कुछ सोचो बंद करने के बारे में। इसी उधेड़ बुन में एक दिन मैं ड्राइव करते हुए गाड़ी सहकार मार्ग से अस्पताल की तरफ जा रहा था। वो लॉकडाउन था, पूरा सन्नाटा। तो एकदम मन में ख्याल आया कि अरे यार, मैं तो एक सैनिक हूँ, चारों तरफ घरों के अंदर लोग हैं, वो तो घरों के अंदर, बाहर बिल्कुल एक कुछ भी नहीं, 1 किलोमीटर तक एक व्यक्ति भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं। तो अपने सैनिक हैं, तो अब यदि एक सैनिक दूर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो मन में आया, फिर मैंने घर पर आकर कह दिया कि भाई मुझे तो काम करना है, यदि कुछ हो भी जाता है तो भी ये वो मुझे स्वीकार्य है। पर आपको एक बात बताऊं राजीव जी, वो जो 2-3 साल थे उनमें कोई भी दिन ऐसा गया होगा बिना जब मेरी आंख में आंसू नहीं आए होंगे। क्योंकि जब मैं राउंड लेने जाता था तो जो पेशेंट की दयनीय हालत देखता था इतनी, और फिर आके बाहर में सैकड़ों लोगों की काउंसलिंग एक साथ ही माइक लेके एक करके करता था। तो वो जो अनुभव था उससे मन के अंदर जितनी संतुष्टि मिली, मुझे प्रतीत हुआ कि डॉक्टर का धर्म कम से कम मैं निभा पाया। तो उस बीच में मेरे को 3 बार कोविड भी हुआ, पर मेरे को कोई गम नहीं था, डर नहीं था कि ये प्राण चले भी गए तो क्या हुआ। वो बिल्कुल भी भय मेरे एक बार भी मन में ख्याल नहीं आया। पर उस समय मुझे एक मौका मिला, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप समझने का मौका मिला। आपसे शेयर करूं, एक मेरे जो कंसल्टेंट थी उसने मुझे बताया कि साहब एक लड़का आया है। वो समय था जब वेंटिलेटर की मारामारी थी, भयानक कमी थी। उसने कहा कि साहब, उसकी मदर हमारे यहाँ भर्ती थी, आप माँ का वेंटिलेटर उतार के बहन को वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसको दे दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा। तब जब शाम को, रात को काउंसलिंग में उसका नंबर आया तो मैंने पूछा, बेटा ये बात कैसे? बोला साहब, माँ के 2 बेटे हैं, एक मैं एक मेरी बहन। हम दोनों तो पल गए, लेकिन मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का एक 4 साल का, उनको माँ चाहिए। तो आज माँ के बच्चे पल गए लेकिन बहन के बच्चे नहीं, इसलिए मैंने कहा कि माँ को का वेंटिलेटर बहन को दे दीजिए। एक और हस्बैंड वाइफ दोनों भर्ती हुए, अलग अलग वार्ड में थे। हस्बैंड है, उनकी डेथ हो गई। कोई 45 दिन बाद जब वो ठीक हुई तब उनको अलग कमरे में लेके बताया कि वो हस्बैंड जा चुके हैं। तो रुदन करते हुए बोली, मुझे क्यों बचा लिया?
ऐसा ही इससे अपोजिट किस्सा एक और हुआ। पति हमारे यहाँ भर्ती हुए, पत्नी किसी दूसरे हॉस्पिटल में, पत्नी चल बसी, पति को बताया नहीं। वही 20 दिन बाद जब डिस्चार्ज का टाइम आया तो उनको कमरे में लेके बताया, तो उनका साहब, उनका कहना था भगवान की यही नियति थी साहब, किसी का क्या हो। तो एकदम मुझे लगा कि पत्नी का तो ये समर्पण कि मुझे क्यों बचा लिया, और पति का ये कि नियति को कौन टाल सकता है। इस तरह की सैकड़ों बातें उस समय कोविड के टाइम में देखने समझने और मिली। शुरू में मैंने कोशिश की थी कि ऑनलाइन पेशेंट को देख लूँ, पर बैठा नहीं, मन नहीं माना, तो फिजिकल राउंड रेगुलरली लेते थे। सर, इतने पेशेंट्स देखे आपने अपनी लाइफ में, कोई ऐसे पेशेंट्स भी आए जिन्होंने आपकी सोच को, आपकी विचारधारा को कुछ बदल दिया हो? मेरे को अक्सर राजीव जी ये गलतफहमी ही कहूँगा, ये होते थे कि यार मैं दूसरों का बहुत ज़्यादा भला करता हूँ। कोविड समय की बात है, एक डॉक्टर थे पदम दासोत, डॉक्टर पदम दासोत, वो हमारे यहाँ एडमिट हुए, फिर सीरियस हुए, फिर उनको वेंटिलेटर पे लेने की नौबत आई। तो मैंने कहा, हमसे सीनियर थे, मैंने कहा बॉस आपको वेंटिलेटर पे लेंगे। उनकी एज उस समय शायद 70 या 71 होगी। उनका यार मुझ जैसे बूढ़े आदमी को लेके क्या करोगे, कोई जवान के लगाओ वेंटिलेटर, मैं ऑक्यूपाई करके बैठ जाऊंगा। मेरे को उनके अंदर वो, आप ये देखिए कि एक तरह से कर्ण या महर्षि दधीच नज़र आए, कि जो कि मतलब सामने मृत्यु दिख रही है, और मृत्यु का उस समय तो एक ही चीज़ दिखती थी कि भाई आपके से वेंटिलेटर मिल जाए तो बच जाए, उसको आप कह रहे हो कि दूसरे के लगा। तो वो जो मेरे मन में थोड़ा सा कि ये था ना, यार मैं बहुत करता हूँ, मुझे लगा यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कितने महान लोग हैं, कितने शख्सियत हैं, ये चीज़। एक और पेशेंट है जिसका वाक़या मैं सुनाना चाहूँगा। मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, तो कई बार 2-2, 3-3 भी कंसल्टेशन रूम में एक साथ आ जाते हैं। तो एक लेडी थी, वो सेकंड विजिट पे आई थी, लास्ट में उसने दिखाया, फिर उसने एक कहा, डॉक्टर साहब आपका प्रोफेशन तो बड़ा ग्रेट है। मैं उसकी तरफ यूँ देख के कहा, आप क्या काम करते हो? बोले मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। मैंने कहा आपका प्रोफेशन बहुत ग्रेट है, हमने तो ये सुना। तो उसने तुलना की प्रोफेशन की। बोले डॉक्टर साहब मैंने इस पे सोचा है और मैं आपको बताती हूँ 3 पॉइंट। मैं जब आई थी तो बहुत तेज अस्थमा था, वर्चुअली आई वॉज वीपिंग, आई वॉज इन टीयर्स। आपने नेबुलाइज़र दिया तो मैं रोते हुए आई थी और हंसते हुए गई। हमारे पास कोई आता है, वो आता हुआ तो हंसते हुए जाता रोते हुए। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जब भी मैं आई थी, कई रातों से सोई नहीं थी, क्योंकि अस्थमा नाइट टाइम डिजीज़ होती है, और फिर आपने दवा दी तो मैं चैन की नींद सोई। हमारे पास कोई आता है, वो चैन की नींद सोता हुआ आता है, पर हमसे मिलने के बाद उसकी नींद उड़ जाती है। और तीसरी चीज़ उसने बहुत ही सुंदर बात कही कि डॉक्टर साहब मैं देख रही थी, आप दूसरे पेशेंट को जब देख रहे थे तो बिल्कुल एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते थे। वो जो बात कहता वो 100% सत्य मानते थे और उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते थे। तो हमारे पास कोई आता है, वो सच भी बोलता है तो हम उसको झूठ ही मानते हैं। तो साहब आपके प्रोफेशन में तो आप सच्चाई के धरातल के ऊपर रोज़ाना वॉक करते हो, इससे बढ़िया प्रोफेशन और कौन सा होगा। मैंने जीवन में ये तीनों आर्ग्यूमेंट कभी मेरे जीवन में नहीं आए।
सर, आपका पूरा जीवन इन अस्थमा के लिए समर्पित रहा, पेशेंट्स के लिए समर्पित रहा। आप समराइज कैसे करना चाहेंगे, क्या मैसेज भी क्या देना चाहेंगे? देखिए राजीव जी, एस्थमा ऐसी बीमारी है जिसके अंदर की बार बार बीमार और बार बार ठीक। जब बीमार होता है तो वो 2 कदम चलते हुए डरता है कि कहीं प्राण निकल नहीं जाए, लेकिन जब ठीक होता है तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं तो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकता हूँ। इस बार बार बीमार और बार बार ठीक के चक्रव्यूह में फंस कर काफ़ी बच्चे और पेशेंट्स फ्रस्ट्रेट होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। एक 3 कैटेगरी में एक कैटेगरी तो ये होती है पेशेंट की, लेकिन दूसरी कैटेगरी के जो एस्थमा के पेशेंट हैं वो जीवन के अंदर इस रोग के बावजूद सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचते हैं। और इनमें उदाहरण अपन देखें तो जो सिनेमा और पिक्चर के आज भी बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन हैं, जैकी जायनर कर्सी एक ओलंपिक के अंदर 4 गोल्ड मेडल जीते, अपने देश की जो उड़न परी पीटी उषा, अपने देश की प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री एक ही रही इंदिरा गांधी। तो ये लोग वो थे जिन्होंने एस्थमा के बावजूद सफलता के शिखर पर पहुँचे। लेकिन तीसरी एक और श्रेणी है, ये वे विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं जिन्होंने एस्थमा को अपने जीवन की सफलता की सीढ़ी बनाया। अब आज हॉस्पिटल में कोई जाते हैं तो वहाँ पर जब देखते हैं कि भाई डॉक्टर कौन है, तो जिसके गले में स्टेथोस्कोप पड़ा रहता है वो डॉक्टर होता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनक ने किया था और उनके तेज एस्थमा था तो वो सूं की आवाज़ को सुनने के लिए उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसकी वजह से आज हम उन्हें याद करते हैं। अशोक कुमार जो कि फेमस हीरो थे, उनके तेज एस्थमा था, तो आगे आप कभी पिक्चर देखें तो देखना पहला आधा वाक्य तो वो धीरे धीरे बोलते थे और आधा वाक्य जल्दी जल्दी बोलते थे। वो उनकी स्टाइल बन गई। और हमें बहुत भाई एक बहुत तेज एस्थमा के पेशेंट, उन्होंने म्यूजिक बैंड बनाया, उसका नाम ही उन्होंने इन्हेलर लिखा, इन्हेलर रख दिया। उसमें वो क्या है कि जो पेट से वो सांस लेते हैं और उसमें व्हीजिंग की विस्लिंग साउंड निकालते हैं, जो कि उनकी स्टाइल बन गया, लोगों को बहुत भाया। तो मेरा आह्वान आप सभी लोगों से और विशेष तौर से एस्थमा के पेशेंट से है कि यदि आपका एस्थमा है तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। आपको इसके बावजूद सफलता पानी है या इसको आप अपने को सफलता में यूज़ करना है। धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेडिकल बज का सफ़र जारी है। इसी क्रम में आज हम मिले न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष के अग्रणी जो अस्थमा स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, और बहुत ही अनुभव भरा उनका जीवन रहा है। उस अनुभव को आज साझा किया। धन्यवाद सर।